गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, 12th क्लास फिजिक्स के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया है। तो आज ये सेकंड वीडियो है। हमने कूलाम फोर्स तक पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कब काम में लेते हैं। देखिएगा, जो कूलाम का नियम है वो केवल दो चार्ज पार्टिकल के बीच ही फोर्स को कंसीडर कर सकता है। यानी कूलाम नियम से हम केवल दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं तो हम उसका नेट फोर्स वो कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। अब देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स यानी टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, यानी किसी भी एक गिवन चार्ज पर उसके अराउंड में जितने भी दूसरे चार्जेज हैं उनकी वजह से जो टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्ट ऑन द ड्यू टू द अदर चार्जेज। यानी उसके ऊपर दूसरे चार्जेज की वजह से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। क्लियर? देखिएगा, इसको हम यहाँ समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक चार्ज Q है, ठीक है ना, एक चार्ज Q है, इसके अराउंड मान लेते हैं एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, इधर एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, एक चार्ज Q3 रखा हुआ है, ऐसे Qn चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब देखिएगा, आपको पता है कि जो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, अगर ये दोनों सेम, मान लेते हैं ये सारे चार्ज हैं सेम नेचर के, यानी सारे पॉजिटिव है, तो इस चार्ज के ऊपर जो इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर? यानी ये चार्ज ग्रीन वाला Q1 की वजह से Q पर जो फोर्स लगा रहा है वो हो गया, ठीक है। इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज Q पर हम मान लेते हैं कि दूसरा जो चार्ज है Q2 वो फोर्स लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा ऐसे। ये हम मान लेते हैं कैसा है, F2 मान लेते हैं, ठीक है। इसी चार्ज पर जो F3 है वो जो फोर्स लगा रहा है उसकी बात करें हम तो मान लेते हैं ये जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा F3, क्योंकि रिपल्सिव है तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। और मान लेते हैं जो nth चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये इस तरह से लगा रहा है Fn। यानी इस इंडिविजुअल चार्ज Q पर नेट फोर्स कितना हो गया, इन सभी फोर्सेज का जो सम है, कौन सा सम, वेक्टर सम होना चाहिए, यानी डायरेक्शन के साथ F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरह से हम कितना लिख सकते हैं उसको, Fn तक, अगर कितने चार्ज हैं Fn है। तो यही क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है वो उसके अराउंड के चार्जेज का वेक्टर सम के बराबर होता है। तो आया समझ में आपको, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। अब देखिएगा, तो इसकी डेरिवेशन है, ये आप कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल इसमें समझा रखा है, वो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट आते हैं कूलाम कांस्टेंट। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो K होता है जिसको हम क्या बोलते थे कि कूलाम कांस्टेंट, यानी ये मीडियम पे डिपेंड करता है कूलाम फोर्स। एक एप्सिलॉन नोट पढ़ा था हमने, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी होती है, ठीक है ना, और जो K होता है इसको कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। K का दूसरा नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये K क्या होता है, अब देखिएगा, हमें मान लेते हैं कि कोई भी दो चार्ज है, ठीक है, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर जो कूलाम फोर्स लगेगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर जो K है ये क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी। K क्या है, उस गिवन मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। अब मान लेते कि जो दोनों चार्ज हैं
ठीक है, उनको हमने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम की जो परमिटिविटी है, अब बात 1 मिनट वापस से आते हैं कि पहले जो मीडियम था उसका मान लेते हैं कि जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नोट होती है बच्चों, ये एयर के लिए होती है, एयर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, और या वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एयर के लिए भी और वैक्यूम के लिए। तो ये इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, वो वैक्यूम के लिए होती है, ठीक है। अब उस दोनों चार्जेस को हमने उठा के किसी दूसरे मीडियम में रखा, मान लेते हैं कि पहले दोनों चार्जेस के बीच में एयर थी, तो उस टाइम उसका फोर्स इतना हो गया, दूसरे मीडियम में रखा तो उनका बीच का फोर्स कितना हो गया, चेंज हो जाएगा। हमेशा मैक्सिमम फोर्स एयर के बीच में होता है, बाकी दूसरे मीडियम में फोर्स हमेशा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो के होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम कांस्टेंट, ठीक है। और जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और जो ER होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है कि किसी मीडियम की एयर की रेस्पेक्ट में जो परमिटिविटी होती है वो क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी इन दोनों को अगर हम सोल्व करें डिवाइड करके, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे एग्जाम में दी हुई होगी, आप यहाँ से आप इसके डायमेंशन भी कंसिडर कर सकते हैं। न्यूटन फोर्स की होती है, मीटर स्क्वायर लेंथ की, और चार्ज की 80 होगी। इनको सोल्व करेंगे तो हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, ये क्लियर। एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन के की अपोजिट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई के। अब बच्चों के तो कांस्टेंट है, सॉरी 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो के की जो डायमेंशन रिवर्स हो जाएगी वो किसके लिए बन जाएगी, एप्सिलॉन नोट के लिए डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। CGS यूनिट है, डाइन वगैरह देख लेना, ये तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी मान लेते हैं कि दो चार्ज है, उनके बीच में एयर में ये फोर्स इतना हो गया, क्लियर, और दोनों चार्ज के बीच में किसी मीडियम में फोर्स इतना हो गया। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं एयर का, तो ये आपका निकलते आता है जो रेशियो, उसको क्या बोलते हैं हम, ER बोलते हैं, दैट इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होती है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में, ठीक है ना, एयर में जो फोर्स होता है और उनको किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है उनका रेशियो क्या कहलाता है, परमिटिविटी। यानी जैसे दो चार्ज है, उनके बीच में एयर में रखे तो उनके बीच में फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। अगर उनको उठा के हमने पानी में रख दिया और उनका जो फोर्स है वो कितना हो गया, 5 न्यूटन हो गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पानी की परमिटिविटी कितनी होगी, तो 10/5 यानी 2 हो जाएगी। तो परमिटिविटी क्या होती है, एयर में फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स, वो रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो इससे बेसिक जो न्यूमेरिकल है वो आप करना है, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट देखिएगा। अब न्यूमेरिकल ऑन द वेक्टर फॉर्म, अब देखिएगा इसमें इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाई एक पॉइंट पे पूछ लेगा, जैसे इस पे आपको नेट फोर्स पूछ लिया या सेंटर पे पूछ लिया, किसी भी पॉइंट पूछ सकता है। अब जैसे इसमें पूछा हुआ है सेंटर पे Q नोट पर, तो देखिए सेंटर पे कितना होगा, भाई इस सेंटर की बात करें तो ये प्लस वाला सेंटर के इधर रिपेल करेगा और ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन होने से कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट, ये भी कितना हो जाएगा, 0। यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सोच देख लेना, कर रखा है स्टेप बाई, तो नेट कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ट्राइंगल पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि भाई सेंटर पे पूछा है तो आप पहले सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे, 2:1 में होती है, वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। फिर इस C की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इन दोनों का फोर्स आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, इन दोनों का फोर्स कंसीडर करेंगे और इन दोनों का फोर्स कंसीडर करेंगे उनकी डायरेक्शन के साथ, और तीनों जो फोर्स आ जाएंगे उनको ऐड कर लेंगे, F1 + F2 + F3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपकी बुक के ही हैं सारे, ये करना है आपको बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी
चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज, ये वाला चार्ज क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का होगा और इसका मैग्नीट्यूड है बहुत कम होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज ये वाला चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ठीक है ना। तो इस टेस्ट चार्ज जैसे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यानी अगर मैथमेटिकल बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यानी E बराबर क्या होता है, F/Q0। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है डायमेंशन, तो कुछ शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको देखना है कि भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होता है, ठीक है। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यूनिट होगी, इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है ना। ये एग्जांपल बता दिए हमने, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो ये F/Q0, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये दोनों चार्ज रखे हैं तो इनके बीच में जो कूलाम फोर्स है वो कितना होगा, यहाँ पे हम कूलाम फोर्स निकाल सकते हैं, F=KQ0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस r²। तो ये F का मान, तो E कितना हो जाएगा, F/Q0। तो यहाँ पे Q0 रखेंगे तो Q0 से क्या हो जाएगा, Q0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, E बराबर KQ/r², ठीक है ना। तो आपका जो नेट आएगा वो कितना बचेगा, KQ/r², ये, ठीक है। तो याद रखना, फोर्स में तो दोनों होते हैं, Q1 और Q2, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक ही होता है KQ, बाकी डिस्टेंस r। अब वेरिएशन की बात करें तो यानी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और r में जो डिस्टेंस रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी स्क्वायर टाइम। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, सीधा याद रखिएगा, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो पैराबोलिक शेप का ग्राफ आता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये r के E और r के बीच में है, और E ये 1/r के बीच में है, 1/r² के, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, वेक्टर फॉर्म होगी ये, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वापिस से किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन। अभी हमने किसका पढ़ा था, कूलाम फोर्स का सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अराउंड में जो चार्जेज हैं उन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरह से जितने भी चार्जेज हैं उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये क्या होता है, उसका सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली हो जाएंगे, अगर किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या होती हैं, देखो इनकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ये एक इमेजरी लाइन होती हैं जो क्या, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी चार्ज के अराउंड, ठीक है ना। और तो जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी जो पाथ होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड में होती हैं और नेगेटिव की फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दो अपोजिट, यानी ये डायपोल बन गया, इसके लिए इस तरह से शेप, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप बनाइए, ठीक है। ये दो लाइक चार्ज रिपेल करेंगी एक दूसरे से, ठीक है ना, क्योंकि प्लस से दोनों बाहर निकलेंगी, ये नेगेटिव के लिए होंगी, दोनों टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज होंगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टी है, ये आपको पढ़नी है। बस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये बहुत बार पूछी गई प्रॉपर्टी है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और
अगर दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस पॉइंट पर क्या हो गया, दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक डायरेक्शन ऐसे होगी E1 और एक डायरेक्शन ऐसे होगी E2। तो सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नहीं करती है। नेक्स्ट बात करें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो काफ़ी ईजी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो डाई का मतलब होता है टू, पोल मतलब एंड, यानी अगर दो चार्ज, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, यानी एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का ही होना चाहिए, लेकिन अपोजिट इन नेचर, अपोजिट नेचर। तो दोनों चार्ज सेम तो मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट इन नेचर होने चाहिए। तो जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे बच्चों एक चार्ज यहाँ पे रख दिया आपने Q और एक चार्ज यहाँ पे रख दिया Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का। तो इस अगर मानते हैं डिस्टेंस 2a पे रखे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनकी ये लाइन मान लेते हैं, ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, इनको मिला रही है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। सेंटर क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से दूरी कितनी होगी, ए होगी। कई बुकों में ये दूरी को 2l दे रखा है, कई बुकों में l भी दे रखा होगा आपको, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम P से लिखते हैं, यानी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द लेंथ ऑफ डाइपोल नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी जो P होता है बच्चों, वो कितना होता है, किसी भी एक चार्ज को अगर डाइपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P = Q × 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। P है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो डाइपोल मोमेंट P है वो क्या होता है, Q × 2a। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों इसका मीन्स क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की मोमेंट की, वो नेगेटिव चार्ज से लेके और कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये ध्यान रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। यूनिट की बात करें हम तो देखो सीधा आप यूनिट बता सकते हैं कि Q यानी कूलाम और 2a यानी लेंथ है ये, तो कूलाम मीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में इतना ही है, ठीक है, जी हमने बता दी, इसको देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, ये हमने एक डाइपोल कंसीडर किया है, ये वाला एक डाइपोल है जिसके ऊपर एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। और इस डाइपोल से, इस डाइपोल का सेंटर होगा ये वाला, इससे r दूरी पर हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया है जहाँ पे एक चार्ज रखा है Q0, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए बच्चों थोड़ा इसमें समझने की कोशिश करना, ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा इस दिशा में, क्लियर। अब दूसरे चार्ज की बात करें हम, नेगेटिव चार्ज की, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉइंट पे तो निकाल रहे हैं हम P पर, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी इसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक नॉर्थ में एक लेफ्ट में है और एक राइट में। तो हम बात करें कि नेट कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट में तो माइनस हो जाएंगे, रिजल्टेंट माइनस कर लेंगे हम। दूसरा देखिएगा, हम दूरी की बात करते हैं कि ये पॉइंट P है, सेंटर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। सेंटर से कितनी दूरी पर है, यहाँ से और यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, इस सेंटर से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, r दे रखी है आपको। और ये दूरी पहले फाइंड आउट कीजिए, ये पूरी 2l है, तो ये हाफ कितनी बचेगी, l बचेगी, और ये वाला हाफ भी कितना बचेगा, l। तो यानी यहाँ r में से l माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, और इधर r में l ऐड करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, क्लियर।
तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। पहले पॉजिटिव के लिए निकाल लेंगे कि Q अपॉन R, ठीक है। तो इसके लिए R कितना हो गया, R प्लस R माइनस L, और फिर नेगेटिव के लिए निकाल लेंगे और दोनों इसको माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर पे, ठीक है ना। जैसे ये आपने डाइपोल लिया, एक प्लस है और एक माइनस है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2L है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, यहाँ पे हम कोई पॉइंट P कंसीडर करेंगे और वहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो ये माने थे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव की वजह से जो होगा वो इलेक्ट्रिक कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। नेगेटिव की तरह से होगा, वो किस तरह से होगा, वो टुवार्ड्स द नेगेटिव, वो इस तरह से होगा। यानी इस पॉइंट पर आपके पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये दूरी अगर L है, ये भी L है, तो टोटल 2L होगी। हम मानते हैं ये दूरी x है, तो ये रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, दोनों लिए डिस्टेंस इक्वल है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। और देखिएगा अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। थीटा ये कोस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा, इस वाले का ये कोस हो जाएगा और इसका ये साइन थीटा हो जाएगा। और हम उसको कर लेंगे, रिजल्टेंट को कंसीडर कर लेंगे और उसको फिर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आप जो वीडियो है कंप्लीट उसको देखिएगा। देखिए बच्चों, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी पर 2 इक्वल फोर्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स तो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर फोर्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे ना लग के अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, तो उस केस में बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। कपल जो कंडीशन जनरेट होती है वो टॉर्क में ही होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 चार्ज हैं, प्लस Q और माइनस Q। प्लस Q के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स लग रहा है QE, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लग रहा है माइनस QE, क्योंकि प्लस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है और नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन दोनों फोर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पे है, तो वहाँ पे कपल जनरेट होगा, तो टॉर्क होगा। तो टॉर्क कितना होता है, वो होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना होगा QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये कंसीडर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये 2L है, ये एंगल थीटा इधर, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। यानी जो टॉर्क है वो कितना होगा, QE इंटू 2L साइन थीटा। अब बच्चों देखिएगा Q इंटू 2L, यानी ये तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हो गया, जिसको हम P बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, PE साइन थीटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल, ठीक है ना। बस इसमें लास्ट टॉपिक बचा है आपका कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 3 तरह का चार्ज, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर चार्ज डिवाइड है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। और इसको हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, ठीक है। एक होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, ये डेरिवेशन नहीं करनी, इसकी ध्यान रखना। एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि नेट चार्ज ऑन गिवन सरफेस, यानी Q अपॉन A, उसको हम लिखते हैं सिग्मा से, ठीक है। तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी नेट चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लिखते हैं रो से, क्लियर। तो ये 3 चार्ज डेंसिटी होती है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट है वो कूलाम गाउस लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।